हाँ दोस्तों, मैं दयाशंकर पांडे आज आपके सामने लेके आया हूँ संविधान की प्रस्तावना। कि संविधान की प्रस्तावना क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज कि संविधान की प्रस्तावना क्या है, कैसे संविधान की प्रस्तावना आई, क्या है और संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या चीजें मेंशन है और संविधान की प्रस्तावना एक्चुअली है क्या, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे इसके बारे में कैसे क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो संविधान की प्रस्तावना है इसका अर्थ क्या है, इसकी भूमिका क्या है, ये क्या है, ठीक ना। तो यही चीज है कि संविधान की प्रस्तावना की भूमिका या क्या है कि संविधान के इसमें क्या होता है कि जिसमें ये इसकी भूमिका ये है कि इसमें संविधान के आदर्शों का, ठीक ना, उद्देश्यों का, सरकार के स्वरूप का, संविधान के स्रोत का, नहीं, इसके प्रावधान और संविधान के कब लागू हुआ इस तिथि का मेंशन होता है। इसीलिए आपको याद हो कि इसे एम एन के पालकी वाला ने क्या बोला था कि ये संविधान का एक तरह से परिचय पत्र है ना। अब हम बात करते हैं कि इस आया कब, तो अब आया कब, तो इसका उद्भव ये हुआ कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव जो था 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा में रखा गया था, ठीक इसी का अगला भाग था ये कि उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे प्रस्तावना बना। ठीक इसीलिए आपको याद हो कि प्रस्तावना को हम उद्देश्य का भी कहते हैं। प्रस्तावना, एक चीज याद रखिए, प्रस्तावना जो है ना, किसी भी देश की प्रस्तावना हो वो अमेरिका के संविधान से प्रभावित होती है या प्रेरित होती है, उससे ली गई होती है ना। लेकिन हमने तो लिया वहां से, क्योंकि भाई प्रथम लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का ही लिखित संविधान है। परंतु अगर बात करें हम कि हमारा संविधान हमने प्रस्तावना कहाँ से ली, तो जाहिर सी बात, अगर क्वेश्चन आता है कहाँ से लिया, तो अमेरिका से। लेकिन अगर बात करें कि हमारा संविधान की जो भाषा है प्रस्तावना की, वो किससे ज्यादा प्रेरित है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो संविधान की प्रस्तावना है उससे ज्यादा प्रेरित है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक। और इसमें हमने इस अपनी प्रस्तावना में अमेंडमेंट को लेके भी बहुत ज्यादा वो रहा कि संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसमें बहुत ज्यादा डिबेट रहा है। ठीक, डिबेट पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन वगैरह इससे बनते नहीं, सीधा फैक्चुअल डिटेल पे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या संविधान में प्रस्तावना की प्रस्तावना है उसमें संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हाँ, इसमें संशोधन हो सकता है क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन हुआ था। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एकता की जगह पे अखंडता शब्द, एकता और अखंडता शब्द को साथ में मेंशन किया गया था। ठीक, तो अखंडता शब्द 3 शब्दों को वहां पे जोड़ा गया था। ठीक, प्रस्तावना है क्या, तो यही ना कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण बुद्ध संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य एंड सो ऑन, इस तरह दृढ़ संकल्पित हो करके इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, ये क्या नाम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये सारी चीजें इसमें बोली गई हैं। ठीक, हम सीधा यहाँ पे आते हैं कि संविधान की मुख्य तत्व क्या क्या है। तो मुख्य तत्व में 3 चीजें जरूर ध्यान रखिएगा कि संविधान का स्रोत क्या है, ठीक है ना। अपने संविधान की इसमें बात की गई है प्रस्तावना में कि संविधान कैसा होगा, किस तरह होगा, उसका स्रोत क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, क्या प्राप्त करना चाहेंगे हम, है ना। ये सारी चीजें मेंशन की गई प्रस्तावना में। तो संविधान का स्रोत क्या होगा, ठीक, फिर संविधान का स्वरूप कैसा होगा, संविधान का उद्देश्य क्या होगा, ये 3 चीजों पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। इस पे हम चर्चा करते हैं सबसे पहले कि संविधान का स्रोत क्या होगा। तो संविधान का स्रोत क्या होगा, पहले ही आप पढ़ें, हम भारत के लोग। ठीक, तो हम भारत के लोग अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। संविधान का स्रोत कौन है, भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये हुआ संविधान का स्रोत। मतलब क्या कि भारत के लोग जो हैं वही संविधान को बनाया है, उसी ने स्वीकार किया है, उसी ने स्वयं को अर्पित कर लिया है और अपने ऊपर लागू कर लिया है। ठीक, यही है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है, भारतीय जनता। एक्चुअली भारत संविधान भारतीय जनता को ही समर्पित है। दूसरा ये कि इसका स्वरूप क्या है, स्वरूप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, ठीक, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, इसकी बात की गई है। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन देखिए कि अब बहुत नॉर्मली है, हाँ आ सकते हैं, जाहिर सी बात है, जानना चाहिए हमें कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है क्या। तो याद रखिए कि हम या भारत जो होगा वह अपने आंतरिक मामले कैसे, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, इस मामलों में, और अपने वैदेशिक मामले या बाह्य मामले जो है, जैसे किसी के साथ मित्र संधि करना, ठीक, या शत्रु के साथ कैसा व्यवहार होगा, शत्रु देश के साथ, या संधि किस तरह करेंगे, इस पे स्वतंत्र होता है। किसी बाह्य दबाव नहीं होता, कोई प्रतिबद्धता नहीं होती, वो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है। यही होता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश अपने में बाह्य और आंतरिक मामले में निर्णय लेने में स्वतंत्र है, वो चाहे जो कार्य हो। ठीक, हम पुराने किसी औपनिवेशिक शासन के तहत नहीं है कि हमें जो भी करना होगा तो हम किसी दूसरे देश से पूछेंगे, जो हमें करना होगा हम ब्रिटेन से पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, हम पूरी तरह से
वो है अपने ऊपर स्वतंत्र हैं किसी भी निर्णय के लिए। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा कि समाजवादी। तो याद रखिएगा कि समाजवाद कोई वो नहीं, समाजवाद एक तरह का विचारधारा है, रूसी विचारधारा, आपको पता ही होगा ना। तो इसमें क्या है कि बात ये करता है समाजवाद की जितने भी समानता के आयाम होते हैं ना, दिखाई देते हैं, चाहे वो संपत्ति से हो, संसाधन से की समानता संबंधित हो, फिर वो समाज में प्रतिष्ठा की हो समानता, या अवसर की समानता हो, ठीक, इसकी बात करता है। लेकिन भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के ज्यादा निकट है। ये लोकतांत्रिक समाजवाद का जो वो दिया था नेहरू जी का कांसेप्ट था। जैसे उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था लाया। लोकतांत्रिक समाजवाद मतलब ये कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र को साथ में रख करके हम सारी चीजें करें, ये इन्होंने बात किया था। इसीलिए हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलती है। और आज भी आप अगर देखेंगे तो सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है अपने यहाँ, और उसमें भी जो अपना सार्वजनिक क्षेत्र है वह निजी क्षेत्र के ऊपर वरीयता रखता है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना हमारे यहाँ है, जो सार्वजनिक क्षेत्र मतलब अपना सरकार वो निभाती है, साथ ही साथ निजी क्षेत्र भी अपने यहाँ मेंशन है। तो अपने यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की गई है। ठीक, तीसरा पंथनिरपेक्ष। ये समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, वो 3 शब्द जो जोड़े गए थे उसमें से एक ये भी है। दूसरा पंथनिरपेक्ष, ये पहले मेंशन नहीं था अपने यहाँ। ठीक, ये भी शब्द मेंशन नहीं था, वो भी शब्द, लेकिन हाँ ये नहीं कह सकते कि ये चीज थी नहीं भारतीय संविधान में, ये चीजें थी पहले से मूल रूप में, लेकिन जरूरत कुछ ऐसी परिस्थितियां उस समय बनी कि इनको शब्द क्यों जोड़ा गया। तो वो परिस्थितियां आ चुकी थी ऐसी कि अब जोड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए अमेंडमेंट करके इस चीज को जोड़ा गया, दिखाने के लिए कि हाँ हम हैं, ताकि संविधान में मेंशन सामने आपको दिखे कि हम इसको प्रतिबद्ध हैं ये सारी चीजें करने के लिए। इसी तरह पंथनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, और पंथनिरपेक्ष शब्द का मतलब ही होता है कि क्या, कि इसका मतलब सीधा होता है कि जो अपना पंथनिरपेक्ष शब्द का सीधा मतलब होता है कि राज्य जो होगा, ठीक, वो धर्म से अलग होगा। मतलब राज्य मतलब कि जो राजनीति और धर्म इनको एकदम से अलग करता है, ये पंथनिरपेक्ष शब्द मतलब होता है। मतलब ये कि राज्य का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होगा, ठीक ना, और ना ही धर्म के नाम पर किसी नागरिक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। इसीलिए आपको याद हो भारतीय संविधान ऐसा है जिसमें हर एक व्यक्ति को ठीक अपने धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 25 से 28, ये किसी भी देश के संविधान में ऐसी चीज बात नहीं की गई है। ठीक, और ये तो हमने बता ही चुका है कि क्या कैसे इसका मेंशन हुआ कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको भी मेंशन किया गया। फिर तीसरा शब्द आता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का अर्थ तो आप समझते हैं, लोकतंत्र दो तरह के होते हैं, याद रखिए, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो जिसमें जनता सीधे सरकार द्वारा चुनी जाती, जनता क्या नाम है सीधे सरकार पर हस्तक्षेप करती है, ठीक है ना, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जैसे स्विट्जरलैंड में ऐसा होता है। बल्कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होती है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, ठीक, और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से उनको अपने विधायिका भेजती है, ठीक, संसद में। उसके बाद वो अपने कार्य, अपने जो उसके मांगे हैं उसको पूरा कराने का प्रयास करती है। इस तरह क्या होता है कि जो प्रतिनिधि होते हैं वो सीधा विधायिका के प्रति मतलब जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, ठीक, और क्या नाम है जवाबदेह होते हैं उनके प्रति, और एक तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं कि कैसे देश को चलाना है, जनता के कैसे कार्यों को पूरा किया जाए, जनता की मांग क्या है, डिमांड क्या है, इस चीज। ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का वो है जहाँ पे जनता प्रतिनिधियों द्वारा शासन करवाती ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ना? और भारतीय संविधान में याद हो आपको कि अंबेडकर ने बोला भी था कि जो राजनीतिक लोकतंत्र होगा वह स्थायी नहीं होगा, बल्कि तो राजनीतिक जो लोकतंत्र जो होगा अपना, बात थोड़ा सा जो लोकतंत्र होगा अपना, याद रखिएगा, उसमें सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र है। देखिए लोकतंत्र वही होता है जहाँ पे सामाजिक और जो आपका आर्थिक लोकतंत्र है वो भी किसी देश के अंदर होना चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र मतलब कि समाज के अंदर भी लोकतंत्र मतलब होता है एक सुव्यवस्थित व्यवस्था जहाँ पे सभी का समान है, सभी लोग समान है, सभी एक दूसरे के प्रति जवाबदेह हैं। ऐसा इस तरह समाज में भी होना चाहिए, इस तरह आर्थिक रूप में भी होना चाहिए। एक के पास किसी के केंद्रीकरण न हो जाए, किसी सारी चीज का ऐसा ना हो, ठीक, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने बोला भी था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र ना हो, ठीक, ये इसकी बात करते हैं। फिर हम बात करें गणराज्य क्या होता है। गणराज्य यही सीधा से एक में कि जहां पे जो राज्य का प्रमुख होता है, मतलब देश का जो प्रमुख, जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति, वह चुना ना जाए, ठीक, बल्कि निर्वाचित हो ना।
सीधा सा मतलब वो गणराज्य, जैसे ब्रिटेन की तरह नहीं कि वंशानुगत है वो चला आया, ठीक, बल्कि अपने यहाँ का तो परोक्ष रूप से चुनाव होता है ना, अपने यहाँ चुनाव होता है पूरा बाकायदा, तो उसके बाद राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो यही है, मतलब अगर बोला जाए ये कि जो गणराज्य में होता है कि जो राजनीतिक संप्रभुता होती है वो राज्य में नहीं बल्कि देश की जनता में निहित होती है, ठीक, ये गणराज्य होता है, सीधे से मतलब इसका है। फिर हम बात करेंगे कि उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या होगा जो प्रस्तावना बोलता है। तो संविधान का उद्देश्य तो ये होगा प्रस्तावना के तहत न्याय प्राप्त करना, स्वतंत्रता प्राप्त करना, समानता लोगों को दिलाना ना, व्यक्ति की गरिमा को संरक्षित करना, राष्ट्र की एकता को, अखंडता को, बंधुता को, इसको बनाए रखना, ये बात करता है, ये संविधान का उद्देश्य होगा। तो न्याय अपने आप 3 तरह के हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया यूपीपी से 2016 में, याद रखिएगा, ठीक। तो न्याय 3 तरह कैसे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक। स्वतंत्रता 5 तरह की ना, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना स्वतंत्रता। इसी तरह समानता 2 तरह की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक। और इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है, जिसमें कि अगर आपको याद हो कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता कैसे, लोगों को बढ़िया अवसर प्राप्त हो, कैसे सामाजिक असमानताएं दूर हो, राजनीतिक असमानताएं दूर हो, आर्थिक असमानताएं दूर हो, इसके लिए हमने बहुत से कार्य भी किए हैं। जो न्याय है, 3 तरह के न्याय की जो बात हमने किया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तरह न्याय प्राप्त हो, ठीक है। इसका मतलब यही है, न्याय के मतलब प्रत्येक जो लोग हैं उसके साथ क्या समान व्यवहार किया जाना, ये न्याय हुआ, ठीक। मतलब किसी के साथ किसी का ना तो संपत्ति की असमानता हो किसी के बीच, ना तो उसे निर्वाचन में या फिर प्रतिनिधित्व करने में या मतलब कि जैसे निर्वाचन में बोला जाए कि तुम्हारे पास 10 रुपए है तो तुम 2 वोट दोगे, 5 रुपए तुम 1 वोट दोगे, 2 रुपए तो वोट ही नहीं दोगे, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए ना। या फिर तुम्हारे पास 10 लाख रुपए तो तुम खड़े हो सकते हो चुनाव के लिए, नहीं है तो नहीं खड़े हो सकते, ये सब न्याय के विरुद्ध है, ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों न्याय के विरुद्ध है ना, ये सारी चीजें ना होनी चाहिए। फिर स्वतंत्रता में क्या भाई, स्वतंत्रता जरूरी है कि लोगों का विकास किया जाए, लोगों के विकास के लिए जरूरी है कि उसको स्वतंत्र किया जाए ताकि वो अपने जो अंदर की क्षमता है उसको विकास कर सके। लेकिन हाँ, ये भी याद रखिए कि स्वतंत्रता वहां पे समाप्त हो जाती है जहां पे आप किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करना शुरू कर देते हैं ना। मतलब आपकी तलवार वहां तक चलनी चाहिए जहां तक मेरी नाक नहीं आती, जहां पर मेरी नाक आई आपकी तलवार को रुक जाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी स्वतंत्रता नहीं है कि आप किसी को काटते मारते फिरते रहे। इसलिए अपने संविधान में मेंशन भी किया गया है, स्वतंत्रता की बात भी की गई है, अनुच्छेद अपना जो है वो स्वतंत्रता बोलता है वहां पे, तो उसमें ये चीज है, उसमें युक्त युक्त जो प्रतिबंध है वो सारी चीजें लगाई गई हैं कि ये स्वतंत्रता, जैसे विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, इनके फिर मेंशन भी किया गया कि यहाँ पे किन 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 परिस्थितियों में इन पे प्रतिबंध हम लगा सकते हैं, ठीक। इसी तरह समानता, तो बताया ना कि अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता, ये चीज होनी चाहिए, मतलब किसी भी लोग के साथ बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त कराना। लेकिन हाँ, संविधान में ये भी मेंशन है कि एक तरह से जब स्थितियां आती हैं तो हम कुछ लोगों के साथ विशेष तरह का व्यवहार कर सकते हैं। अनुच्छेद 15, 16, 14, 15, 16, 17, 18, इसमें बात किया गया ना कि किसी के साथ लिंग, वन, जाति, धर्म, ठीक है, किसी के साथ लोक नियोजन में, ठीक, नहीं भेदभाव किया जाएगा ना, नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या है कि जब विशेष परिस्थिति महिलाओं के लिए, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं ताकि निचले वर्ग को ऊपर लाया जा सके, उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, ठीक। ये बहुत ही पुराना डिबेट है, जब हम मूल अधिकार में पहुंचेंगे इस पर डिबेट हम करें, ठीक। इसी तरह व्यक्ति की गरिमा की बात करता है, ठीक। याद रखिएगा जो न्याय है वो रूसी क्रांति से लिया गया है, ठीक। जो 1917 की रूसी क्रांति हुई थी वही न्याय से प्रेरित है, अपना न्याय जो प्रस्तावना में मेंशन है जो संविधान को प्राप्त करना है ना। उसके बाद समानता, स्वतंत्रता, ये 2 चीजें हैं जो फ्रांस की क्रांति से ली गई है, साथ ही बंधुता शब्द भी फ्रांस की क्रांति से ली गई, इसके हम डिस्कस करते हैं। तो व्यक्ति की गरिमा क्या होती है, सबसे याद करिए कि के.एम. मुंशी साहब ने बोला था कि किसी भी व्यक्ति का जो गौरव होता है उसका अर्थ ये होता है कि संविधान क्या उसे अपने अंदर, ठीक, भलाई के लिए, संविधान उसे केवल भलाई के लिए लोकतंत्र में उसे अपने अंदर सुरक्षित रखता है, सिर्फ नहीं बल्कि वह लोकतंत्र के अंदर सुरक्षित तो है, साथ ही साथ वह जो होता है लोग, वह व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो भी पवित्र हो ना, बता उसकी गरिमा बनी हो, रहने के लिए उचित स्थान हो, उसके साथ समाज में भेदभाव न किया जाता हो, टीका टिप्पणी ना की जाती हो, ऐसी चीजें होनी चाहिए, तब वो गरिमा के साथ उस लोकतंत्र देश के अंदर रहे,
तो वो होती व्यक्ति की गरिमा, एक अस्तित्व भी होता है लोग का, ना सिर्फ रहना नहीं, उसका एक खुद की गरिमा, वो अस्तित्व होता है, वो मेंटेन रहे समाज के अंदर। ये बात करता है कि ये प्राप्त करने का प्रयास करेगा हमारा संविधान, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीजें थी, जाति प्रथा थी, ठीक, महिलाओं का भेदभाव था, धार्मिक रूप में हमारे यहाँ सारी चीजें होती रहती, तो इसलिए जरूरी थी कि व्यक्ति की गरिमा को मेंटेन रखा जाए। इसलिए हमारे यहाँ अनुच्छेद 21 को मेंशन किया गया, उसमें इसका व्यापक विस्तार किया गया। हम लोग मूल अधिकार में इसकी चर्चा करेंगे। इसी तरह राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक, इसकी भी, इसको हमने बताया कि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अपना देश क्या है, बहुत बहुलवादी सांस्कृतिक विरासत के साथ है ना भारत अपना। यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई एकता और अखंडता को तोड़ने की बात होती रहती है, जैसे भारत तेरे टुकड़े होंगे, आप सुनते रहते हैं ये सारी चीजें। तो अब जरूरी है कि इसको मेंटेन बनाए रखा जाए, ठीक। तो इसीलिए मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया, ठीक। फिर दंडनीय अपराध भी बनाया गया। ये सारी चीजें कि मौलिक अधिकार में बोला नहीं गया कि भाई प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखे, ठीक ठीक। तो ये सारी चीजें हैं जो हम बात करेंगे। उसके बाद बंधुता का सीधा सा मतलब होता है, या बंधुत्व का सीधा सा मतलब होता है कि सभी नागरिकों के बीच एक होने का भाव, मतलब सब जो है वो एक भाईचारे के साथ एक देश के अंदर रहे, ऐसा, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, या फिर जाति के रूप में ब्राह्मण है, फिर निचली जात वाले, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, सबके साथ एक समान भाईचारे के साथ रहे, ये चीज बात की जाती है। इसीलिए भारतीय संविधान में क्या बोला गया ना कि भाई एकल नागरिकता होगी, है ना। फिर मौलिक कर्तव्य मेंशन किया गया, ठीक, उसमें बोला गया कि बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित किया जाए, ये चीज उसमें मेंशन है अनुच्छेद 51 का में, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। अब एक चीज याद रखिएगा कि स्वतंत्रता, समानता, ठीक, और क्या बोलते हैं बंधुत्व, ये आदर्श जो है वो फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। फ्रांस की क्रांति वर्ल्ड हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, 1789 और 99 के बीच बीच में बहुत ही तेजी चली, वहां पे भी इन्हीं चीजों की मांग हुई थी। इसी तरह जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हो रही है वो रूसी क्रांति से प्रेरित है ना। तो ये सारी चीजें हैं। एक चीज याद रखिएगा, राज्य जो होते हैं ना वो व्यक्तियों के आधार पर 3 तरह से बांटे जाते हैं, ठीक। एक तो नास्तिक राज्य होता है, एक सैद्धांतिक राज्य होता है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है। तो नास्तिक राज्य क्या, राज्य हुआ जो सभी धर्मों का विरोध करता हो, नहीं, ये नास्तिक राज्य हो गया, ठीक। और सैद्धांतिक ऐसा राज्य जिसका कोई विशेष धर्म ही ना हो, जिसका कोई विशेष धर्म हो, वो सैद्धांतिक है, जैसे श्रीलंका, ठीक। इसी तरह का नाम है धर्मनिरपेक्ष राज्य का, ऐसा राज्य जो धर्म के मामले में तटस्थ रहता है, जिसका कोई अपना विशेष धर्म नहीं होता, जैसे कि भारत ना। तो बात करते हैं कि संविधान अपना प्रस्तावना जो अपनी है संशोधनीय है कि नहीं है। इस चीज रखिए कि केशवानंद भारती बात 1973 में बोला गया है कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय है, लेकिन इसके मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत।